मोशन की हमने अब तक दो टाइप्स पढ़ी। एक लीनियर मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव करता है। सेकंड हमने पढ़ी सर्कुलर मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है। अब हम मोशन की थर्ड टाइप भी पढ़ते हैं। आसान अल्फाज में हम उसे वाइब्रेशन कहते हैं। आप ये एक हारमोनियम देख सकते हैं और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके अंदर केबल्स और वायर्स होती हैं जिसको जब म्यूजिशियन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करता है यानी उन्हें मूव करता है तो एक म्यूजिक क्रिएट होता है। अब अगर मैं इसकी एक वायर ले लूँ और ये दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है और इसे यहाँ से पकड़ के सेंटर से डिस्प्लेस करूँ यानी मूव करूँ और छोड़ दूँ तो ये वाइब्रेट होने लग जाएगी। तो ये आसान अल्फाज में वाइब्रेशन है या हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। आप इसे हारमोनियम से याद रखिए। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैंड है। इस अरेंजमेंट को हम पेंडुलम भी कहते हैं। अगर इसको पकड़कर हम इसकी पोजीशन से दूर ले जाएं और छोड़ दें तो ये एक वाइब्रेटरी मोशन करने लग जाएगा। इसी तरह आप ये देख सकते हैं ये एक रूलर है जिसे हमने एक पोजीशन पे फिक्स किया हुआ है। अगर इसे हम यहाँ से पकड़ के छोड़ेंगे तो ये भी अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करने लग जाएगा। इसी तरह अगर स्टील की बॉल को इस प्याले नुमा बर्तन में फेंके तो ये भी एक खास मोशन में मूव करने लग जाएगी। तो इस तरह की मोशन को हम वाइब्रेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। अब हम इनको ज़रा मज़ीद डिटेल में इन मोशंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पेंडुलम है और एक स्प्रिंग है। हम पेंडुलम वाले के साथ अपनी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाकर इसको इस पोजीशन तक लेकर आती हूँ और छोड़ देती हूँ। छोड़ने से क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब बिकॉज मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी जो कि हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है F = ma, जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ तक ले आई। लेकिन जब मैंने इसे छोड़ा तो कोई फोर्स थी जो इसे इसकी अपनी पोजीशन की तरफ रिस्टोर करना चाह रही थी। उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है, मैंने जो फोर्स लगाई थी उसके ऑपोजिट है। मैं इसे ऊपर की तरफ लेकर आई थी और रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ले गई। तो उसे हम -kx कह देते हैं। x जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट है जो इसे वापस उसकी पोजीशन की तरफ लेके जा रही है यानी रिस्टोर करना चाह रही है इसकी पोजीशन को। तो अब अगर हम ये दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दें तो -kx = ma, यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी -k/m × x। x जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट है तो हमें यहाँ से k/m जो है वो कांस्टेंट है। तो a is always directly proportional यानी acceleration is always directly proportional to the opposite of displacement। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की कुछ खुसूसियात हैं, वो वन बाय वन देखते हैं। अब जब ये बिल्कुल एट रेस्ट पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा, तो हम इस पोजीशन को कोई नाम देना चाहिए। अभी हम इसे कोई नाम नहीं देते लेकिन हम इसे हालत सुकून कह सकते हैं, रेस्ट पोजीशन कह सकते हैं। लेकिन कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इसको खास नाम देते हैं, वो भी देखते हैं वो क्या है। अब मैं क्या करती हूँ, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर दूर तक ले आती हूँ, इसकी पोजीशन से यहाँ तक ले आती हूँ। अब जहाँ से मैं इसे छोड़ूंगी वो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। क्योंकि मैंने इसकी प्लेस से इसे डिस्प्लेस किया तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो जो मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ से मैं छोड़ूंगी वहीं से ये वापस आएगी और हमेशा वहाँ तक ही आएगी या उससे थोड़ा नीचे आएगी। इस पोजीशन को भी हमें कोई नाम देना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं कि एट एनी पॉइंट ये तो मैक्सिमम हो गई। अगर दोनों के दरमियान में यहाँ पे कहीं इसकी पोजीशन मालूम करना चाहूँ तो उसको भी कोई नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी रेस्टिंग पोजीशन होती है हम उसे मीन पोजीशन कह देते हैं और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ तक हम इसे मैक्सिमम ऊपर जाके छोड़ दें उसे हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन पोजीशन पे ये एक प्लेस पे जैसे ही मैंने इसे फोर्स लगाई तो फोर्स इज डिस्प्लेसिंग इट। जैसे जैसे मैं इसे फोर्स लगाती जा रही हूँ फोर्स इसे डिस्प्लेस कर रही है। मोर फोर्स मतलब मोर डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। ये आपने इसकी डेफिनेशन इस तरह याद रखनी है। जहाँ पर भी हम इसे मैक्सिमम पोजीशन देकर छोड़ेंगे वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। और मैंने कहा था अगर हम मैक्सिमम और मीन के दरमियान में कहीं इसकी पोजीशन मालूम करना चाहें या इसकी डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहते हैं एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी इस वक्त अगर मैं कहूँ कि ये फास्ट मोशन है, मैं इसको स्लो मोशन कर देती हूँ। अब ये देखिए ये स्लो मूव कर रहा है। अगर इस वक्त मैं पूछना चाहूँ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है
तो वो इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। नेक्स्ट जो है इसकी पूरी वाइब्रेशन, हम अगेन स्लो मोशन में इसको एम्पलीट्यूड से गया, मीन पोजीशन से होता हुआ यहाँ तक गया, यहाँ से जब वो वापस एम्पलीट्यूड तक आया तो इस वन कंप्लीट ट्रिप को हम इसकी एक वाइब्रेशन कहेंगे, और इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे, और एक सेकंड में ये जितनी वाइब्रेशंस करेगा उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उसे हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू 1/T। T जो है टाइम पीरियड है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट जो होते हैं हर्ट्ज। एक और चीज अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी मोशन भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे और उसे ओमेगा से जाहिर करेंगे, और वो इक्वल होगी 2π/T के। हमने देखा 1/T जो है वो F के इक्वल होता है। सर्कुलर मोशन के केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो होगी 2πF। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।